अदर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। दानियाल चौधरी साहब ने जो बिल पेश किया, उन्होंने ये कहा कि 54,000 से ज़ायद पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट की, तो इस बर्डन को रिलीव करने के लिए हम ये बिल लेकर आ रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ़ जजेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसमें एतराज़ क्या है तहरीक इंसाफ को? बहुत शुक्रिया। 1985 से ये चले आ रहे हैं प्रोजेक्ट। आज तक कोई आपने देखा है ऐसा कि ये तो जो जजेस की तादाद है आज से तो नहीं चली आ रही। चले मैं इसे एक स्टेप आगे ले चलता हूँ आपको। इसका एक सर्वे कराया ट्विटर के ऊपर बड़ी आसानी से, हम नॉर्मल देख लेते हैं कि इस वक्त तो 10 लाख से ज्यादा सिविल कोर्ट और सेशन कोर्टों के केसेस पेंडिंग पड़े हैं। सबसे ज्यादा लोग डिस्टर्ब है। सुप्रीम कोर्ट तक तादाद कितनी पहुंचती है? 55,000। अगर फर्ज करें ये 20 लाख अगर है, या चले 10 लाख की अगर लगा ले, तो 5% के करीब केस बनते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। तो ये तो यानी, और जब पूछा गया लोगों से, अभी हाईकोर्ट की बहुत बड़ी तादाद हाईकोर्ट के जजेस की खाली पड़ी हुई है, यानी हाईकोर्ट में जजेस ही नहीं है। यानी अगर वाकई दे आर इंटरेस्टेड, अगर इनका इंटेंशन और मोटिव पॉजिटिव है, तो इन्हें तो यहाँ लगाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली लगाए इन्होंने 2 जजेस। अच्छा, वो कमाल बता देते हैं, वो ढाक जजेस लगाया, वो छुट्टियों में ही चले गए। यानी वो कुछ दिनों के लिए बैठे, कुछ केसेस किए और वो छुट्टियों में घर चले गए। यानी एक तरफ वो तनख्वाहें ले रहे हैं रिटायरमेंट की, यानी ये भी याद रखिएगा, रिटायरमेंट की तनख्वाहें जो बोनस है वो अलग है, एडहॉक के अलावा अलग है। और ये एक मजाक बना आ रहा है। मैं वजह बता देता हूँ कि बुनियादी तौर पर जजेस लगाने का मकसद क्या है। मकसद बड़ा वाजे है कि 10 और 7 की हम एक नॉर्मल बात सुन रहे थे, 10 और 7 17 10 जजेस एक तरफ हैं और जस्टिस काजी फैसला के साथ साथ, ये नॉर्मल बात हर कोई बात कर रहा है। तो उसमें 4 जजेस ये लगाना चाहते थे, 7 और 4 11, यानी 11 और 10 करना चाहते थे, लेकिन वो बहरहाल वो 2 जजेस ने इनकार कर दिया, वो 2 एडहॉक लगा लिए। अब 2 की तादाद कम और पड़ी थी। इस पे अली जफर साहब ने कह दिया, हालांकि मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं करता। अब चाह क्या रहे हैं, 2 बड़े इशू आने हैं। एक तो नजरसानी वाला मामला आना है कि नजरसानी, हालांकि नजरसानी उसी बेंच ने सुननी है, लेकिन उससे जो बड़ा इशू आना है वो आना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से। आर्टिकल 17 के कॉन्टेक्स्ट में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी के तौर पर बैन किया जाता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब तस्वीर के दोनों रुख देखे जा रहे हैं। तो इस अजहर साहब, ये आपको कैसे मालूम है कि अगर नंबर बढ़ेगा तो ऐसे जजेस आएंगे जिनका एक फिक्स माइंड है? ये कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? इसका बड़ा सीधा सा जवाब है आपके पास, बड़ा सीधा सा। देखिए, वजह ये है कि जुडिशल कमीशन जो है ना, जुडिशल कमीशन में तादाद जो इस वक्त है वो जस्टिस काजी फाइज साहब और हुकूमत है ना, यानी अटॉर्नी जनरल बैठते हैं उसके अंदर, फिर उसके अंदर वजीर कानून बैठते हैं उसके अंदर, ये मेंबर है ना। फिर उसके अलावा अपना पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा जो मुंतखब किया हुआ है इस वक्त, तो हमारी तरफ तो यानी आमतौर 6 के करीब मेंबर्स हैं, बाकी सारे उसकी तरफ है। तो ये तो बड़ी क्लैरिटी है, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी तक जजेस की तैनाती जितनी रखी जाएगी उसमें वो कोशिश करेंगे अपनी मर्जी। यहाँ कौन सा कोई टेस्ट होता है? चलें, इसका जवाब ले लेते हैं। आमना साहिबा, आपने सुना अदर साहब जो बात कर रहे हैं। अब पीटीआई तो ये कहती है कि जुडिशल मार्शल लॉ आप लगाने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये नंबर बढ़ा के आप आगे आने वाले केसेस में प्रीएम्प्टिव मेजर ले रहे हैं कि आपकी फेवर में मेजॉरिटी बन जाए। जी, थैंक यू मुजम्मिल फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पीटीआई का असल में अलमिया ये रहा है कि ये हमेशा ना जिंदगी भर अजम्पशंस पे चलते रहे हैं। इनके पास कभी कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते, कोई किसी चीज की कोई लीगल बैकिंग नहीं होती। 2014 से इनका रोना शुरू हुआ, तब ये 35 पंक्चर का रोना रो रहे थे। उसके बाद ये हुकूमत में आ गए, तब भी सिर्फ ये दे वर ऑलवेज वाइनिंग, ऑलवेज कंप्लेनिंग, अब हम इनके साथ ये कर देंगे, अब हम उनके साथ ये कर देंगे। तो इनसे अच्छी बात की उम्मीद करना, डेवलपमेंट की उम्मीद करना या किसी अच्छे कॉज को सपोर्ट करने की उम्मीद करना तो इनसे वैसी बेकार है। क्योंकि ये जो जजेस की तादाद बढ़ाने का नंबर है, ये कोई पीएमएलएन ऐसा तो नहीं, कोई ऐसा बिल तो नहीं हम ला रहे कि हम कहेंगे जी 2029 तक जो है जजेस की तादाद बढ़ा दें और 29 के बाद दोबारा कम कर दें। इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। वी डोंट नो हु विल हैव द गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह वी विल वर्क हार्ड कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, बट एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना, हमें नहीं पता अगली गवर्नमेंट किसकी आने वाली होनी है। तो इसलिए ये जो जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, ये पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में बढ़ाई जा रही है इसका, क्योंकि इन्होंने आज तक जितनी लेजिस्लेशन की, जितने काम किए अपने जाती मफाद में किए। कभी इन्होंने अपने जो फैज साहब है उनको फायदा पहुंचाने के लिए कुछ किया, कभी इन्होंने अपने इमरान खान को सुप्रीम बनाने के लिए ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस इन्होंने दिए हैं। इनको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना लेजिस्लेचर का क्या होता है, असेंबलीज का
तरीका क्या है, असेंबली का मकसद क्या है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है लेजिस्लेशन का, तो फिर प्राइवेट मेंबर से बिल क्यों पेश करवा दिया ना? ये भी तो इशू है जिस पे वो एतराज कर रहे हैं। दानियाल चौधरी साहब को क्यों चूज किया? दानियाल चौधरी साहब पीएमएलएन के एक कारकुन भी हैं, पीएमएलएन के मेंबर भी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर इनको एतराज। मैंने आपको पहले कह दिया कि इनका मकसद सिर्फ एतराज करना है। अगर वो हुकूमत की तरफ से एज ए गवर्नमेंट बिल आता तो भी ये एतराज करते कि जी गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है। बात ये है कि कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है ना। दानियाल चौधरी साहब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं है जिन्होंने बाद में पीएमएलएन ज्वाइन की। दानियाल चौधरी हैज पीएमएलएन रिटन ऑल ओवर हिज फेस। सो अगर दानियाल चौधरी ने प्रेजेंट कर दिया तो वो हुकूमत के नुमाइंदगी करते हुए रिप्रेजेंट किया। आमना साहब, शॉर्टली अगर एक्सटेंशन का कोई माजरा ख़त्म हो गया है, जिस तरह से आज़म नज़ीर साहब ने भी कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने इनकार कर दिया है, तो फिर नोटिफिकेशन करने के हवाले से क्यों नहीं सोचती हुकूमत के नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होंगे? वाई दिस एम्बिवलेंस, ये कंफ्यूजन क्यों है? नो देयर इज नो कंफ्यूजन। आई थिंक कंफ्यूजन जो क्रिएट की गई है वो या तो इनके सोशल मीडिया ट्रोल्स की तरफ से की गई है या मीडिया पर जो डिबेट चल रही है उसकी वजह से की गई है। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि जो नोटिफिकेशन है इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि वजीर आजम ने कोई अपनी मर्जी के किसी शख्स को जो है वो चीफ जस्टिस तैनात कर देना है। तो इसलिए इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। जब उनका टाइम कंप्लीट होगा तो वो उनका नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। दूसरी साइड पे ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि लेजिस्लेचर का ये राइट है, अगर वो 2/3 मेजोरिटी से ऐसी कोई एक्सटेंशन देना चाहते हैं, और वो टिल द डे ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस टेकिंग चार्ज, उस दिन तक लेजिस्लेचर का ये राइट है। सो इस राइट से आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है कि आजम नजीर तारड़ साहब ने ये कहा, लेकिन उनका जो राइट है वो इंटैक्ट है। वो इसलिए इस बेसिस पर डिनाई नहीं हो सकता कि जी नोटिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अजहर साहब इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ आपसे। वो असल ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लोगों के साथ मसला ये है, एक तो कम पढ़े लिखे हैं और फिर वो मिठाई वक्त से पहले खा लेते हैं। मैं आपके सामने बड़ी सीधी सी बात बता दूं, ये देख रहे हो ये एडमिशन है इस बात के, इस कॉन्टेक्स्ट को अगर देखा जाए। आजम नज़ीर तारड़ साहब या नहीं, मुझे ये बताएं जैसे काजी फाइजा का 85 डेज पहले कर दिया तो इसमें एतराज है, हर्ज क्या है? और खुद ही जवाब दे दिया कि जनाब आखिरी दिन तक हम आईनी तरमीम कर सकते हैं। अच्छा, वो 2/3 अक्सरियत में तरमीम करने के लिए अभी इनके पास है नहीं, उसके लिए जोड़ तोड़ करना चाहते हैं लोग। मौलाना साहब से, अचकज़ई साहब से तो मिल रहे हैं ना वो? नहीं, वो देखिए अचकज़ई साहब तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस हवाले से। अभी तो राणा सनाउल्लाह की गुफ्तगू शायद सुनी नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राणा सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुने तो उन्हें बहुत सबक आएगा, उन्हें समझ आएगी। और जहां तक ये बात है ना कि इन्होंने पार्लिमानी अमेंडमेंट जो की है सत्यानाश कर दिया आपको। मैं आइन तोड़ा है। अभी मिसाल के तौर पर अगर आपको 90 दिन का इलेक्शन है, अगर याद हो तो क्या था, सदर और गवर्नर ने तारीख देनी थी, आइन में लिखा हुआ है, लेकिन क्या कर दिया, इलेक्शन कमीशन तारीख देगा इलेक्शन करने की। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, हम इससे जब आगे बढ़े, आइन में लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f) के हवाले से वो पार्लियामेंट ने करना है, और वो उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, लाइफ टाइम है। क्या किया, 232 सेक्शन ऐड किया, उसको 5 साल, हालांकि वो कर नहीं सकते, आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। फिर हम आगे चलते हैं इलेक्शन तरमीम में। मैंने जब इलेक्शन करवाए गए तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो होंगे जजेस, हालत सर जज जो थे, जब देखा कि वो नहीं काबू नहीं आ रहे तो उसके बाद रिटायर्ड जजेस कर दिए। पहले ऑर्डिनेंस लाए, फिर उसके बाद हमने देखा एक्ट लेके आए। फिर इमरान खान साहब का तोशाखाना केस के लिए 14 दिन का रिमांड किया था पार्लियामेंट ने, उसको उठाकर 40 दिन का रिमांड, और एक ही हुआ है और ऑर्डिनेंस खत्म होने वाला है। फिर आगे आ जाए आप, मखसूस रिश्वतों वाला मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। और ये उसी तरह फैसला है कि जिस तरह घड़ियां तहरीक एतमाद के मुताबिक 9 तारीख वाले दिन गई थी, 3 अप्रैल वाले दिन, और 3 अप्रैल वोटिंग हुई थी। इसी तरह जब इलेक्शन सिंबल ले लिया, वाजे आ गया, और उस पर आज तक अमल दरामदी का। अजहर साहब, उन्हीं प्रैक्टिसेस की कंटिन्यूएशन है ना जो आपके दौर में हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट ले लें, आपने असेंबली डिसॉल्व कर दी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गई, 30-40 ऑर्डिनेंस आपने पास कर दिए, एक रेफरेंस आपने भेज दिया काजी फायज साहब के अगेंस्ट, बाद में कहा गलती हो गई, सारी अपोजिशन जेल में थी, ANF के खिलाफ कार्रवाई शुरू करवा दी ANF से कह के राणा सनाउल्लाह साहब के अगेंस्ट, उसको भी रिग्रेट किया, तो वो भी यही कर रहे हैं जो आप कर रहे थे। डिफरेंस क्या है इसमें? ना मुजम्मिल साहब, बड़ा फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, ये पार्लियामेंट मैंने आपके सामने जो बताया है कि इनकी पार्लियामेंट जाती मकासद के लिए, यानी उस वक्त असेंबली डिसॉल्व के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, आपके सामने है। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद, हमने कहा कि नहीं होना, हमने ये तो नहीं कहा कि रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अपना हमजा शरीफ जो है वो पंजाब असेंबली का हलफ नहीं दे रहे थे, ना गवर्नर ना सदर। हाई कोर्ट ने कहा
कि स्पीकर लेगा। कहाँ लिखा हुआ है इनके अंदर ये रीराइटिंग? लेकिन ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं मानते। हम समझते ठीक है, सुबह हाईकोर्ट ने फैसला किया, उस पर अमल दरा। हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं किया जो ये कर रहे हैं। तारीख लिखी जा रही है, याद रखिएगा, आइन तोड़ा है इन्होंने बड़ी वजाहत के साथ, कोई डाउट राइट कोई नहीं किया। चलें ठीक है। इस पे आमना साहिबा एक और इशू भी है